वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिएक्शंस की, सोडियम के रिएक्शंस की बात करेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम के रिएक्शंस की बात करेंगे। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर ए पार्ट ऑफ ग्रुप 1 and 2A रिस्पेक्टिवली। जो सोडियम है ये ग्रुप 1 की मेटल है, इट्स ए मेटल ऑफ ग्रुप 1, पीरियड इनका थर्ड है और दोनों का पीरियड सेम है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये मेटल है ग्रुप 2 की। तो ये दोनों थर्ड पीरियड्स के मेंबर्स हैं, नेबर्स हैं एक दूसरे के। फ़र्क क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वजह से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में इनके में फ़र्क आ जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का 12 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें 1s2 2s2 2p6 3s1। वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो फ़र्क इसका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट होने के साथ फिर बाकी करैक्टरिस्टिक्स, मिसाल के तौर पर इनकी बॉन्डिंग, नेचर ऑफ दी बॉन्डिंग तो सेम रहेगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत है वैलेंस शेल से। तो फिर सोडियम यूनी पॉजिटिव आयन बनाएगी और जो हमारी मैग्नीशियम है ये डाई पॉजिटिव आयन बनाएगी, ये इस तरह से। तो ये डाई पॉजिटिव और यूनी पॉजिटिव आयंस की बात हो गई। इसके बाद अगली बात इनकी हमने करनी है नेचर ऑफ द बॉन्डिंग की बात। आयनिक बॉन्ड, जब भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगी बॉन्ड इनका आयनिक होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में कुछ वेरिएशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन में जो है वो कुछ फ़र्क आएगा, जो कि अभी हम देखेंगे। ऑक्साइड्स फॉर्म करने में सोडियम का ऑक्साइड्स की नौइयत जो है वो 3 किस्म के ऑक्साइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। नॉर्मल ऑक्साइड, पार ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पार ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। जबकि मैग्नीशियम, यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का है यहाँ इस केस में -2 है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड, -1 तो ये सुपर पार ऑक्साइड, और -12 फॉर ईच ऑक्सीजन एटम इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी अ सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन में फ़र्क ये आता है कि मैग्नीशियम जो है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म कर पाती है। और पॉइंट ये है कि रिएक्टिविटी के मोड्स में जब हम जाते हैं तो ये बात ऑक्साइड्स की, अब ऑक्सीजन की अपनी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को के जो पैरामैग्नेटिक नेचर है उसको भी हमें जहन में रखना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नज़र में रखना पड़ेगा। 8 है उसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4 ये। और फिर हाइब्रिडाइजेशन भी है, S और P की हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है, sp2 भी शो कर सकता है, sp भी कर सकता है। ये सारे ऑप्शन इसके पास अवेलेबल हैं। तो फिर ओरिएंटेशंस की और सिमेट्री का फ़र्क आएगा और रिएक्टिविटी के मोड में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी। सोडियम के पास इतनी, यानी कि सोडियम फिर जब इंटरेक्ट करता है तो ऑक्सीजन को फ्री फ्लो प्रोवाइड करता है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, पैरामैग्नेटिज्म वगैरह को और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन है, इसको टेक इनटू कंसीडर कर पाए और वेरिएशन दे। स्लॉट्स का भी मसला है कि चलें इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मिल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि ऑक्साइड्स में मैग्नीशियम की जब बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन में पार और सुपर की तरफ वेरी लेस जाएगा और उसकी वजह ये है कि बताया है कि इसके पास इतनी ज़्यादा ये ओपनिंग्स प्रोवाइड नहीं करता ऑक्सीजन को कि वो उसके साथ अपने वेरिएशंस के साथ भी इंटरेक्ट कर सके। नॉर्मल मोड में तो इंटरेक्ट कर देगा। और बात ये है कि ये है, तो ऑक्साइड्स
में नॉर्मल ऑक्साइड, पार ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड फॉर सोडियम, और मैग्नीशियम के केस में नॉर्मल ऑक्साइड ही मिलेगा। एक्सेप्शनल केस में आपको सुपर ऑक्साइड मिल सकता है, पार ऑक्साइड भी मिल सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि आपको ये वाला कंपाउंड भी या ऑक्साइड भी मिलेगा। ये है MgO और 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर ऑक्सीजन का -12 है। तो ये देखें यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी आएगा। पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑक्साइड्स के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि बेसिकली एक सेंस की ऑक्सीडेशन है, तो कोई स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज होने के वेरियस लेवल्स हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी है उनकी। जिस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन है मीथेन की। लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट वाटर ये भी फॉर्म हो सकता है, तो और कार्बन ब्लैक भी फॉर्म हो सकता है वाटर के साथ। तो ये वेरिएशंस डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के करैक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उसकी अमाउंट कितनी ली जा रही है। अमाउंट कम करते जाएंगे तो वेरिएशंस आएंगी। तो मैग्नीशियम को जब इंटरेक्ट करवाना है तो आपको मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म होगा, और लीस्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इतना आसान नहीं है। ये भी एक बात है करने का तरीका। जब ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए इनके, जैसे कि सोडियम के केस में है नॉर्मल ऑक्साइड हमने फॉर्म कर दिया, Na2 नेचर का नॉर्मल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल आ गया। अब इस नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर से इंटरेक्ट करवाएं तो करवाया जा सकता है, रिएक्टिविटी पॉसिबल है। और ये H+ आइंस हैं और OH+ आइंस हैं। यहाँ पे भी सोडियम आयनिक स्टेट में ही है, यानी कि ये आयनिक नेचर की इंटरेक्शन है ऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये देखें बेस बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक टू अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ्स। मैग्नीशियम की बात करें तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये वाटर से इनकी इंटरेक्शन है, MgOH ट्वाइस नेचर का कंपाउंड फॉर्म होगा, साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं, दोनों कंड्यूसिव हैं, एनर्जेटिकली फेवरेबल हैं। वाटर के साथ जब भी इंटरेक्ट करवाएंगे तो जो हमारे ऑक्साइड्स हैं, जो 1 और 2 के सोडियम और मैग्नीशियम और बाकी भी, वो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो यानी कि ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब यही है कि पानी से इंटरेक्शन करके तो ये क्या ले लेते हैं अपने साथ, ये प्रोटॉन। तो फिर बेसिक इन नेचर हुए क्योंकि प्रोटॉन को अपने साथ इंटरेक्ट करने की जो करैक्टरिस्टिक है, लिबरेट करने की करैक्टरिस्टिक एसिडिक करैक्टर है, और उसको अपने साथ मिला लेना, वो लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन इन aqueous solution is an acidic character, whereas a base has the ability, or base can add that electron to form a bond, add that proton to itself. तो ये है इसमें बात। तो ये करैक्टरिस्टिक की वजह से ये बेसिक कहलाएंगे। जो ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रोटॉन के साथ उसकी नेचुरल एफिलिएशन है, यकीनन इंटरेक्ट कर पाएगी, और फिर एक बेस आपको मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वगैरह वगैरह। हाइड्रोजन की लिबरेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इसी तरह ये ग्रुप 17 के एलिमेंट से, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और ग्रुप 17 के इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो ये उनके साथ भी इनकी एफिलिएशन है दोनों की। यानी सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट हम सुनते हैं, सोडियम +1 के साथ ये -1 के साथ इंटरेक्ट करके एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है, और ये इनके आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो मोर प्योरर इन नेचर हैं। प्योर इन नेचर का मतलब ये है कि जो आयनिक करैक्टरिस्टिक है क्रिस्टल लैटिस के रेफरेंस से,
और उनकी सिमेट्री के रेफरेंस से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आप जब भी बात करेंगे तो जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे आयनिक बॉन्ड ग्रुप 17 या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी के साथ, तो फिर आपको उनमें आयनिक नेचर ज़्यादा विजिबल होगी। तो यह है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी हैलोजेंस के साथ इंटरेक्ट करके MgCl2 या MgX2 नेचर का कंपाउंड फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहीं MX2 लिखा होगा, M फॉर मेटल एंड X फॉर हैलोजन, और 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है मैग्नीशियम या कोई जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो 2 हैं, और फिर साथ जो बॉन्डिंग स्पीशी है उसके वैलेंस शेल में क्योंकि एक स्लॉट अवेलेबल है तो फिर वो 2 हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जैसे हैलोजेंस जो हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की ज़रूरत है तो फिर एक हैलोजन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगी और आपको कंप्लीट कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए 2 हैलोजेंस लेनी पड़ेंगी, और 2 हैलोजेंस लेंगे तो फिर जो है मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस को जस्टिफाई किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आयनिक करैक्टर है वो ज्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती चली जाती है लेफ़्ट से राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो जो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग है वो आयनिक से क्या हो जाती है, कोवलेंट। तो ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप फास्फोरस से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो क्लोरीन के साथ एक आयनिक बॉन्ड दे, ये एक कोवलेंट नेचर का कंपाउंड फॉर्म होगा, PCl5 PCl3। तो जितनी भी स्लॉट्स फास्फोरस के पास जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि मेटलॉइड है तो नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, तो फिर ये जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक कोवलेंट जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह का 3 के साथ आपको ये ट्राइगोनल किस्म की ज्योमेट्री मिलेगी। अब हम नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि ऑक्साइड्स जो हैं, अभी हमने कुछ इस पे हल्की सी बात की भी है, तो ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि ये कितनी किस्म के हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स, टाइप ऑफ द कंपाउंड्स दे eventually form by interaction of some other species including water। तो बेसिक ऑक्साइड पहले हैं जो ग्रुप 1 और 2 और किसी भी मेटल के हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एज अ रूल। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे हमने सोडियम के रेफरेंस से बात कर रहे हैं क्योंकि तो सोडियम के ऑक्साइड को देखते हैं Na2O। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन दोनों इसकी इंडिकेशंस हैं कि ये ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन। कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ऑक्साइड फॉर्म करेगा, Cu2O नेचर का ऑक्साइड फॉर्म करेगा मोस्ट लाइकली, और CuO नेचर का ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। ये इसके लिए कि क्यों ये 2 किस्म के ऑक्साइड्स देता है या दोनों का मिक्सचर क्यों देता है, इसके लिए फिर अगेन हमें कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट है वैलेंस शेल में, जब आ जाए s ऑर्बिटल वो भी एक अपना रोल प्ले करता है, वो इनएक्टिव है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस कि s ऑर्बिटल वैलेंस शेल में बाज़ केसेस में बाज़ वजूहात की वजह से इनर्ट रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं बनता, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ नहीं करता। वजूहात उसकी कई हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इसकी वजह से कॉपर मल्टीपल ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, बल्कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। इसके अलावा शील्डिंग है, चार्ज डेंसिटी है, जो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ता या कम होता है, जो चार्ज डेंसिटी बढ़ती या कम होती है, तो रिजल्टेंटली स्पीशी की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है
या एटम्स जो हैं उनकी वेरिएशन होती है काफ़ी करैक्टरिस्टिक्स की। मिसाल के तौर पर पोलराइजेबिलिटी की, कि वो अपने हमसाए को कितना पोलराइज कर सकते हैं और उनका अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो सकता है किसी दूसरे ऑपोजिट चार्ज की स्पीशी की मौजूदगी में। ये पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा जब उसका सिस्टम डिस्टॉर्ट होगा वैलेंस शेल का, बल्कि सारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वैलेंस शेल से स्टार्ट होते हुए, तो फिर जो है वो उसमें वेरिएशंस आएंगी और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इनकी बढ़ रही है, शील्डिंग जो है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वो भी जो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऐड होता जाता है तो फिर जो है इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट को भी कंसीडर करना है। चार्ज डेंसिटी, रिपल्जन ऑफ सिमिलर चार्जेस, ये भी एक फैक्टर है। जो जो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी रिपल्जन भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी सारी और चीज़ें साथ मिल जाएंगी। तो ये बात है कि ये मिल मिला के जब देखें तो इनमें इतनी सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, पोलराइजेबिलिटी, और इसके अलावा जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की तरफ ही चले जाते हैं, क्योंकि इतने अनस्टेबल हो जाते हैं किसी पॉइंट पे आकर डिस्टॉर्शन की वजह से कि फिर मोर देन 2-3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोर देन वन एंटिटीज़ के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, मोर देन वन एंटिटीज़ के साथ। जैसे कि फेरिक आयरन है तो ये यहाँ पे जो है वो उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया हाइड्रोक्साइड के साथ एक एंड पे, हैलाइड के साथ दूसरे एंड पे, यहाँ पे कोई ऑक्साइड तीसरे एंड पे, तो मिसाल दी है सिर्फ। तो ये आप क्या बन गया, आयरन हाइड्रोक्सी क्लोरेट टाइप चीज़। तो ये है पॉइंट। अब आयरन क्यों यहाँ पे जाएगा और 1 और 2 की अल्कली और अल्कलाइन अर्थ्स क्यों नहीं जाएंगी, उसकी वजह यही है जो हमने ये कुछ बातें लिखी। डी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट, चार्ज डेंसिटी का बढ़ना, अपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन का बढ़ना, और बाज़ जगहों में शील्डिंग के केसेस में कम होना। तो ये, और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन, पोलराइजेबिलिटी, ये अब कॉपर भी ऑक्साइड फॉर्म करेगा और दो तरह के फॉर्म कर सकते। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजूहात की बात करें, जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजूहात हमें पता होंगी तो फिर हम ये भी पता कर लेंगे कि ये क्यों वेरिएशन, कॉम्प्लेक्सेस क्यों फॉर्म करता है, इतनी वैरायटी क्यों है। ये इसका ऑक्साइड है तो ये इसका किसी भी ऑक्साइड को ले लें तो ये भी जब वाटर से इसकी इंटरेक्शन कराएंगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। तो ये भी बात, ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर एज अ रूल बेसिक इन नेचर, और फिर एसिडिक ऑक्साइड्स भी हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं ये नॉन मेटल्स के हैं। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर पाए, मेटल्स तो रेडिली कर लेंगी क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। तो ये तो एक नेचुरल एफिलिएशन है एक किस्म की। ये नेचुरल एफिलिएशन नहीं है नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल आगे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रखते हैं, ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, सेकंड बेस्ट है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स अगर फॉर्म हो जाए, मिसाल के तौर पर हैलोजेंस बाज़ केसेस में जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर देता है अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी हैलोजेंस को ऑक्सीजन कर पाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर कर पाए तो और मुख्तलिफ नोयत के क्लोरेट्स बने। तो मैंने ये एक लिखा है, आप इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में ना करें, समझें ClO बना है, इसमें +1 इसका और -1 इसका। तो अब ये एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि जब आप इसको ट्रीट करवाएंगे वाटर से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो फिर इस ऑक्साइड को आप क्या कहेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये बहुत एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर हैं, यानी एसिड से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एज अ बेस, और बेस से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एज एन एसिड। अब यहाँ पे एलुमिनियम के कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज़ को समझेंगे। एलुमिनियम का ये एक नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड है जिसको बॉक्साइट कहते हैं, जहाँ से एलुमिनियम एक्सट्रैक्ट भी होती है। ये अगर आप इसको पानी की प्रॉक्सिमिटी में लाएं तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये
एल्यूमिनेट बन जाए, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। यहाँ पे इसने एल्यूमिनियम के इस ऑक्साइड ने वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एक बेस फॉर्म की है विच इज़ पॉसिबल। तो ये बेस है, यहाँ पे ये जो है इसने एसिड के तौर पर एक्ट किया है, वाटर ने एज ए बेस एक्ट किया है, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल से इंटरेक्ट करें, अभी सोडियम मेटल जो है ये मेटल है, अब मेटल से इंटरेक्शन करेगी तो फिर ये यहाँ पे एज ए बेस इंटरेक्ट करेगी और एक एल्यूमिनेट फॉर्म करेगी, सोडियम AlO3 नेचर का सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसमें वेरिएशन हो सकती हैं जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स की। तो सोडियम ने जो है वो एक पोजीशन जो है वो अटेन कर ली, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। एल्यूमिनेट्स आप लिखेंगे इसको, तो एल्यूमिनेट्स की फॉर्मेशन की तरफ बात चली जाएगी। पॉइंट ये है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किया क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि सोडियम इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके साथ आके जुड़ गई डोनेशन के नतीजे में। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट की तरफ बात चली गई। अब एल्यूमिनेट्स इसीलिए इनका खासा है एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स का और एल्यूमिनियम का, क्योंकि ये एज एन एसिड और एज अ बेस एज़ पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ये एक्ट करती हैं। और फिर सिलिकेट्स में अब इस सिलिकॉन की बात करें, अगर एल्यूमिनियम को लें ऑक्साइड को ही इसके, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, सैंड कहते हैं इसको, सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर। अब यहाँ पे जो है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट बनेगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। Si2O3 भी हो सकता है, Si2O5 तक भी बात जा सकती है, क्योंकि जब एल्यूमिनेट्स और कॉम्प्लेक्सेस की बात आएगी तो वहाँ फिर ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरी कर सकते हैं सिलिकेट्स। तो ये अभी इसका खासा है, ये इसकी एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर भी बन जाएगा, गेनर डोनर भी बन जाएगा, एक्सेप्टर भी बन जाएगा, बोथ एज एन एसिड एंड बेस, क्योंकि एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है। अब ये एल्यूमिनियम हम जानते हैं कि बोरॉन फैमिली का मेंबर है, यहाँ से इंस्टेबिलिटी इनमें रहती है, बोरॉन में, नाइट्रोजन फैमिली में और कार्बन फैमिली में, क्योंकि ये मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ एक ट्रांजिशनल फेज़ है। तो फिर इन एलिमेंट्स के पास मल्टीपल स्लॉट्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, डोनर बनने की भी, गेनर इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों बनने की ऑप्शंस हैं। तो फिर जब ये ऑप्शंस हैं तो फिर ये कंपाउंड फॉर्मेशन में मैनी वेराइटीज़ फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू एल्यूमिनियम। क्लोराइड्स की अगर बात करें, अब हम ऑक्साइड्स से क्लोराइड्स पे चले जाते हैं। क्लोराइड्स की बात कर रहा है बुक वाला, तो हम भी ज़रा सी कर लेते हैं। अगर तो मेटल्स के साथ हैं, सोडियम के साथ, तो सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म। दिस इज़ अ प्योर आयनिक कंपाउंड विद अ 3 रेगुलर पैटर्न ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एक सिमिट्री है, एक ओरिएंटेशन है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। इसीलिए इसको आप पानी में डाइसोसिएट तो कर सकते हैं, लेकिन पानी में इसको आप वो नहीं कर सकते डिज़ोल्व, आयोनाइज करके डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, वो नहीं होगा। वजह, इट्स अ प्योर आयनिक कंपाउंड। प्योर आयनिक compounds have genuine reasons not to go into reaction. They can be broken down, but they won't allow other species to add on. न्यूट्रल क्लोराइड्स की अगर बात करें तो ये वो क्लोराइड्स हैं जो अभी जिसकी ये बात की है, जो प्योर आयनिक हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड प्योर आयनिक हैं। तो ये आप इनको आयोनाइज तो कर सकते हैं, आयोनाइज करके डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में, लेकिन नया कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे, जैसे अभी ये बात की। ये न्यूट्रल क्लोराइड हैं, जिस सोल्यूशन में जाएंगे, जिस सॉल्वेंट में, उसकी पीएच पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। सो नो चेंज इन पीएच।
और दूसरे हैं यहाँ पे एसिडिक क्लोराइड्स। ये जब पानी में डिज़ोल्व कर दें, एसिडिक क्लोराइड्स हैं, तो ये उसमें एसिड फॉर्म कर देंगे। अब फास्फोरस का क्लोराइड अगर देखें हम, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, और इसको आप ट्रीट करवाएं पानी से, तो इसका जो सिस्टम है वो दूसरा होगा। इसका जो पोलराइजेबिलिटी होगी यहाँ पे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो पोलराइज होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इनका डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको POH3 मिल जाएगा और साथ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा। बेस भी आ जाएगी, एसिड भी आ जाएगा, लेकिन एसिड, ये बेस इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये किसी ना किसी और चीज़ में टूट जाएगी। मिसाल के तौर पर फास्फोरस और हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट भी हो सकते हैं पार्शली, तो जिसको टेम्परेरी पोल्स की फॉर्मेशन की बात कह लें, तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा इवेंचुअली। लेकिन एसिड अपनी स्टेबिलिटी के साथ रहेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये फर्म रहेगा, तो ये आयोनाइज सॉल्यूशन में होता रहेगा। और पॉइंट ये है कि ये एज एन एसिड अपना काम सॉल्यूशन में करता रहेगा। तो पॉइंट ये है कि ये हमारे क्या हुए, एसिडिक क्लोराइड्स। जो हमारे मेटलॉइड्स के क्लोराइड्स हैं, जैसे ये फास्फोरस। इसी तरह से एक और भी देख लेते हैं, सल्फ़र के क्लोराइड की बात करें अगर फॉर्म करे तो। वैसे सल्फ़र इतनी जल्दी क्लोराइड की फॉर्मेशन की तरफ जाता नहीं है, लेकिन चलें अगर सल्फ़र का ऑक्साइड किसी क्लोराइड से मिलेगा तो थायोनाइल क्लोराइड बन जाएगा, एक कंपाउंड है। और इस थायोनाइल्स को अगर आप इंटरेक्ट करवाएं पानी से, फिर HCl की फॉर्मेशन की तरफ बात चली जाएगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा। तो ये अब देखें यहाँ फिर एसिड आ गया। तो ये थायोनाइल्स के साथ जब वाटर की इंटरेक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और उसके साथ ये आपको एस सल्फ़र का कोई ऑक्साइड किसी ना किसी फॉर्म का मिल जाएगा। ट्राई ऑक्साइड भी हो सकता है, डाई ऑक्साइड भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे जाके हमारे ये एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा। अब सल्फ़र भी मेटलॉइड है, तो मेटलॉइड्स के जो कंपाउंड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, वो जब सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में या पानी में जाएंगे तो फिर वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे और वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगी। ये वेरिएशन की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ़ क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स की, तो ये सोडियम का ऑक्साइड है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के रेफरेंस से बात की थी कि 3 किस्म के ऑक्साइड्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पॉसिबल हैं। यानी नॉर्मल ऑक्साइड भी फॉर्म होगा। यहाँ सोडियम का कुछ नहीं हुआ, सोडियम अपनी +1 के साथ ही गया है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है उसने वेरिएशन की। उसकी वजह हमने को हल्की फुल्की पहले भी देखी हैं, लेकिन कुल मिला के खुलासा कलाम यही है कि सोडियम का जो ऑक्साइड है या मेटल्स के, प्योर मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, उनमें ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएशंस नॉर्मल केसेस में नहीं होंगी। हाँ, जब डी शेल और एफ शेल इन्वॉल्व हो जाए ट्रांजिशन मेटल्स के केस में, तो वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको उन ऑक्साइड्स, कॉपर के रेफरेंस से जैसे हम देखते हैं और देखा भी, इसी तरह से आयरन FeO भी है और Fe2O3 भी है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये -2 है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अब इनकी अपनी वेरिएशन की वजह से यहाँ +2 है, यहाँ ये प्लस, अपनी वेरिएबिलिटी की वजह से। और हमने ये बात की डी शेल की इन्वॉल्वमेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, चार्ज डेंसिटी, डी ऑर्बिटल्स की मल्टीपल डायमेंशंस, 5 तो डायमेंशंस हैं डी की, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। तो ये इसके अपने कुछ खासियात हैं वेरिएशंस ऑक्सीडेशन स्टेट में पैदा करने की। इसी तरह से क्लोराइड्स की बात कर लें। अगर सोडियम का क्लोराइड है या लिथियम का क्लोराइड है या ग्रुप 1 और 2 के किसी का भी क्लोराइड है, तो वो इसी नेचर का होगा फॉर ग्रुप 1 एंड फॉर ग्रुप 2।
लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से कॉपर CuCl2 भी मिल सकता है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, तो ये दोनों मिल सकते हैं। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ +2 है। इसी तरह से और भी एलिमेंट्स को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन हमने क्योंकि बात को समझना है, आयरन के भी इसी तरह से FeCl2 है, FeCl3 है, दोनों मिलेंगे। ये ज़्यादा प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट होने की वजह स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंट कॉन्फ़िगरेशन है कि वो जब जुड़ते हैं तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट हो रहा है और किसका नहीं हो रहा, तो इस वजह से स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। जो क्लोराइड्स हैं इनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएशन होगी जब हम मेटल प्योर से मेटल ट्रांजिशंस की तरफ। ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटल्स बट दे हैव सर्टेन वेरिएशंस बिकॉज ऑफ द बल्क चार्ज डेंसिटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड f ऑर्बिटल्स एज वेल। उसके बाद मेटलॉइड्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। अब फास्फोरस की बात करते हैं, और ये एलोट्रोप्स भी शो करता है और इसका हमसाया सल्फ़र। इनकी अगर बात करें इनके ऑक्साइड्स की, तो आप देखें इसके ऑक्साइड्स कितने वेरिएबल हैं। P2O5 का भी मिलेगा, P2O3 नेचर का भी मिलेगा, सल्फ़र का सल्फ़र डाइऑक्साइड भी मिलेगा, सल्फ़र का सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी मिलेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर से इंटरेक्ट करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर देगा। ये भी देखें, ये वाले ऑक्साइड्स जो हैं ये एसिडिक इन नेचर हैं, पानी में जाके स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म कर रहे हैं। सल्फ़र का ट्राइऑक्साइड जो है ये भी सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ चला जाएगा एवेंचुअली। तो ये देखें, तो यहाँ भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं क्योंकि ये मेटलॉइड्स हैं। इनके पास दो ऑप्शंस हैं, ये इनके इंटरमीडिएट किस्म के वैलेंस शेल्स हैं जिनमें अकोमोडेशन भी पॉसिबल है और एक्सक्लूजन भी पॉसिबल है, जाना और आना दोनों है, दोनों तरह से स्टेबल हो जाएंगे और होने की कोशिश करेंगे और दरी असनाक वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। फास्फोरस की बात करें, ये भी ऐसे ही है, इसका ऑक्साइड है, पानी में डिज़ोल्व करें तो H3PO3 फास्फोरिक एसिड बन जाएगा और इसी तरह इसके इस ऑक्साइड के साथ भी जो है वो आपको फास्फोरिक एसिड मिलेगा पानी में। तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड हैं। तो मेटलॉइड्स भी एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर ही हो गए क्योंकि उन्हें मेटालिक करैक्टर फिर भी ओवरटेक करता है, लीडिंग रोल है उसका। तो यहाँ हम बात करें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। मेटलॉइड्स जो हैं, अब फास्फोरस है +5 तक जाता है, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, सल्फ़र +6 तक जाती है बात इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स में, जैसे कि हमने कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे देखे भी हैं। तो ये है बात। तो इसको हम SO3 लिखते हैं लेकिन ये बेसिकली H2O6 है। ये हमने उसको राउंड ऑफ करके या इक्वेट करके लिखा है प्रोपोर्शंस बना के। तो ये H2O6 है प्राइमरीली। ये सल्फ़र यहाँ पे अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये है बात कि यहाँ पे ये वेरिएशन इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्लोराइड्स में और ऑक्साइड्स में इसलिए आती हैं क्योंकि जो साथ एक्टिंग स्पीशी है उसके पास उसमें ऐसे कुछ अवामिल हैं कार फरमा जिसकी वजह से ये वेरिएशंस एवेंचुअली आती हैं।